हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रैक इट। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ किस टॉपिक को लेके आई हूँ। मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह दिया हुआ है और उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपाइल अप करके। तो टुडे आई एम हियर विद सम ऑफ द ट्रिक्स which are very important for solving the NEET and JEE Mains questions of S block. S block में थर्मल स्टेबिलिटी और थर्मल डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, मैं मना नहीं करती, लेकिन इतना ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में दिया है कि उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा था ना, सारी टेंशन, सारी सुस्ती, सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक मैं एस ब्लॉक की थर्मल स्टेबिलिटी आपको बताऊंगी और आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी। ये ट्रिक्स आपको नहीं मिलेंगी कहीं पे और एक जगह कंपाइल्ड अप भी नहीं मिलेंगे। तो जो मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ समझते जाना, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करते जाना, और अगर नोट डाउन नहीं भी करना है तो एज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द शॉर्ट नोट्स। ओके, सो वी कम ऑन टू द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हम क्या समझते हैं कि हीट पर अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वो कितना स्टेबल है, कितनी जल्दी वो डिकम्पोज हो जाएगा या कितनी जल्दी वो टूट जाएगा, उसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। थर्मल सजेस्ट हीट ऑन हीटिंग। दिस इज बेसिकली द हीटिंग इफेक्ट ऑन द मेटल्स। मेटल्स के क्या, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलने वाली, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, नीट के और जेईई मेंस के दोनों के। फर्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू, हम थर्मल स्टेबिलिटी में एनायंस को हम दो टाइप के एनायंस में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉली एटॉमिक एनायन एंड द सेकेंड वन इज मोनो एटॉमिक एनायन। जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ द क्लास, मैंने पॉलीएटॉमिक आयंस पहले ही यहाँ मेंशन कर दिए हैं। पॉलीएटॉमिक में कौन कौन से आते हैं? एनायन। एनायन का मतलब क्या समझते हैं? नेगेटिव चार्ज। हाँ, नेगेटिव चार्ज। पॉलीएटॉमिक मतलब मोर देन वन एटम। मोर देन वन एटम मींस पॉलीएटॉमिक। तो जिसमें भी मोर देन वन एटम होगा और नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम पॉलीएटॉमिक एनायन बोलेंगे। तो पॉलीएटॉमिक एनायन में कौन कौन से आएंगे, यहां बिना देखे अपना थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए। फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, ऑक्सलेट्स, ये सारे आपके पॉलीएटॉमिक एनाइन में आते हैं। इवन द क्लोरेट्स and bicarbonate, these all are polyatomic anions. Okay, now I'm talking about the monoatomic anions. Monoatomic means, the name suggests, monoatomic means one atom. Okay, only one atom, and anion suggests the negative charge. The monoatomic anions are those one atom with the negative charge. तो इसमें कौन कौन से आएंगे? Very simple. Chlorates, fluorides, chlorides, bromides, oxides and nitrides. Yes, exactly. ओके, अब ये चीज तो हमको क्लियर हो गई, ठीक है, कि पॉलीएटॉमिक कौन से हैं और मोनोएटॉमिक कौन से हैं। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आपके पूरे एस ब्लॉक के थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, इनके आगे आपने जो भी मेटल पूछा होगा वो लगा देना है, और जो ट्रेंड में बताऊंगी, जो पैटर्न में बताऊंगी, उसको देख के उसको मेमोराइज कर लेना है। एंड आई गारंटी यू कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं तो इससे निकलेना, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायंस का फंडा क्या है कि जितने भी पॉलीएटॉमिक एनायंस अगर हमें इन दो ग्रुप्स के मेटल्स के साथ लगे मिलेंगे, एस ब्लॉक के ग्रुप्स के मेटल्स के साथ लगे मिलेंगे, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, व्हेन वी मूव डाउन इन द ग्रुप, ओके, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी
पॉलीएटॉमिक एनायंस की। किसकी? पॉलीएटॉमिक एनायंस की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी when we put them with the elements of first and second group. Okay? और यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे देखेंगे? आयनिक कैरेक्टर। व्हेन यू स्टडी द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो उसमें जब हम फजान रूल पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट आई विल बी टेकिंग इन द अदर लेक्चर। डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगर मैंने पॉलीएटॉमिक आयंस में बोला कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सिर्फ इतना याद रखना है, टॉप टू बॉटम पॉलीएटॉमिक आयंस अगर इन ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ लग जाएंगे, मतलब एस ब्लॉक के साथ, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो इसके लिए सेम चीज तो हो नहीं सकती। अगर सेम चीज होती तो मैं अलग अलग क्यों पढ़ा रही होती इसको? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर सेम चीज होती तो मैं अलग क्यों पढ़ाती? अपने आप इसमें माइंड अप्लाई अगर हम करें तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना? अब अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन आ भी जाए कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे देखते हैं, तो जस्ट फॉर द नॉलेज, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हम लैटिस एनर्जी के बेसिस पे देखते हैं। ओके, आई एम क्लियर? वेरी क्लियर टू यू ऑल? ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें, वेरी इजी ट्रिक। अगर आप इसको रेगुलरली रिपीटेडली पढ़ते भी रहो ना अलग अलग एनसीईआरटी से बिना कंपाइल किए, तो ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई वोंट से इम्पॉसिबल, बट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल चीजों को इजी करने के लिए मैं यहाँ पर हूं। तो ये इजी हो गया। पॉलीएटॉमिक आयन, दिस टॉप टू बॉटम thermal stability increases, it is based on the ionic character, whereas for the monoatomic ions, top to bottom thermal stability decreases, explained on the basis of lattice energy। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, और इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको ट्रेंड दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू शो यू सम ट्रेंड्स। पहले हम पॉलीएटॉमिक एनायंस का लेते हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायंस का। देखो इसमें ना एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है थर्मल स्टेबिलिटी वाले में। मैंने अगर बोल दिया कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज ही हो रही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे अच्छी बात, अगर कभी इनऑर्गेनिक में बिना एक्सेप्शन की चीज मिल जाए ना, गले लगा लेना उसको, क्योंकि बहुत मुश्किल से बिना एक्सेप्शन की चीज मिलती है। So I am talking about the S block, 1A and 2A group. Okay, so lithium carbonate down the group, last is RbCO3, top to bottom. Then we come on to lithium sulfate down the group, rubidium sulfate. Then एक एग्जांपल सेकेंड ग्रुप का ले लेते हैं, लाइक बेरिलियम नाइट्रेट, and last one is phosphate. ये सारे क्या है? कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्या है ये सारे? पॉलीएटॉमिक एनायंस है। तो पॉलीएटॉमिक एनायंस में मैंने क्या बात बताई थी? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, वही यहां हो रहा है।
स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. सिंपल, नो एक्सेप्शंस, कुछ नहीं है. पॉलीएटॉमिक आयन दिखा, उसके आगे अगर एस ब्लॉक का कोई भी मेटल लगा तो डाउन द ग्रुप उसको बोल देना कि इट इंक्रीजेस इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक anion. Okay, now I come on to monoatomic. Okay, फ्लोराइड्स, नाइट्राइड्स, हैलाइड्स, ये सारे मोनोएटॉमिक में आते हैं. नाइट्राइड्स, ऑक्साइड्स, एंड हैलाइड्स. सॉरी, हाइड्राइड्स. हाइड्राइड भी तो मोनोएटॉमिक एनाइन ही है ना. हाइड्राइड क्या है? मोनोएटॉमिक एनाइन ही तो है. तो हाइड्राइड भी इसी में आता है. ठीक है. अब मैंने क्या कहा था, जहां भी मोनोएटॉमिक एनाइन लग जाए एस ब्लॉक ग्रुप के मेटल्स के साथ, वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी सीधा बोल देना डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. दैट्स ऑल. इसके अलावा कुछ नहीं है थर्मल स्टेबिलिटी में. एस ब्लॉक के थर्मल स्टेबिलिटी में इन दो चीजों के, इन दो खंडों के अलावा और कुछ भी नहीं है. क्वेश्चंस करना चाहोगे? अच्छा, ये तो मैंने बात कर दी डाउन द ग्रुप की. अगर मैं अक्रॉस द पीरियड बात करूं तो ठीक है. I'll take this thing. Okay. ओके, एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है. और अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी. डू यू गाइस रिमेंबर द फेजान रूल? फेजान रूल याद है सबको? फेजान रूल में क्या होता है मैं बताती हूँ. फेजान रूल से इसको रिलेट करती हूँ. हाँ, पोलराइजेशन, लैटिस एनर्जी, ये दो चीजें हम पढ़ते हैं फेजान रूल में. ठीक है. तो उससे कैसे रिलेट करेंगे? पोलराइजेशन, inversely proportional to thermal stability. And what about the lattice energy? Yeah, directly proportional. मतलब क्या समझे इससे? मतलब ये कि अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. अब हम लैटिस एनर्जी किसके बेसिस पे देखते हैं? वैसे तो ये फजान रूल का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ. ठीक है. लैटिस एनर्जी हम किसके बेसिस पे देखते हैं? एक तो चार्ज, दूसरा साइज, है ना, एनायन और कैटायन दोनों का. तो लैटिस एनर्जी, दिस इज directly proportional to charges, ठीक है, and inversely proportional to the size. इसके बेसिस पर हम लैटिस एनर्जी जज करते हैं. ये क्वेश्चन पता है, डाउन द ग्रुप तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा एक ऑर्डर है.
ये चीज जो है ना, ये आपको हेल्प आउट करेगी व्हेन यू हैव टू डिटेक्ट इट अक्रॉस द पीरियड। जो आपको पीरियड में कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको ये दो पॉइंट्स, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ओके, so we talked about the lattice energy and the proportionality to thermal stability. Now we'll talk about the polarization. Polarization किस किस पे डिपेंड करती है? पहली बात तो चार्ज ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन के टाइम। Directly proportional to charge on anion also. And directly proportional to the size of anion. तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। And the fourth one is inversely proportional to the size of cation. यहाँ से आप क्या क्या समझे? मैंने एक बहुत प्रिसाइसली आपको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सारा कवर किया, बट एक थोड़ा सा आइडिया दिया है जिससे हमारे थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कैसे? देखो, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा 1A, जो हमारा ग्रुप है, उसमें क्या होता है, जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं उतनी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना। और पॉलीएटॉमिक आयंस में मैंने आपको क्या कहा था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो हम आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पे जज करेंगे पॉलीएटॉमिक के केस में, याद है? कहा था ना, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उल्टा होगा, जब इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज भी होगी। अब हम बात करेंगे अक्रॉस। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि लैटिस एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी। तो मैंने कहा कि जो हम मोनोएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, मोनोएटॉमिक आयंस में क्या होगा कि हमारी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। कैसे? बिकॉज लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन एंड केटाइन। ओके, केटाइन तो हमारा सेम है, लेकिन यहाँ मेटल का साइज वैरी कर रहा है। मेटल का साइज डाउन द ग्रुप कंटिन्यूस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि एक शेल ऐड होता रहता है उसमें। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करी, इससे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करी। एम आई क्लियर टू यू विद द लॉजिक्स? मतलब ट्रिक तो ट्रिक है, लेकिन उसमें लॉजिक भी बैठ रहा है ना, कनेक्ट हो रही है चीजें। ओके, फिर उसके बाद आती है पोलराइजेशन। आप कहोगे कहाँ काम आएगी मैम? पोलराइजेशन वहां काम आएगी जब हम अक्रॉस द पीरियड कंपेयर करेंगे, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जब हम कंपेयर करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। एंड पोलराइजेशन किस किस पे डिपेंड करती है? चार्ज ऑन कैटाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना डायरेक्टली, यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही था चार्ज और कैटाइन और एनाइन के, ठीक है, यहां भी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि साइज ऑफ एनाइन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पर एनाइन के साइज पे इनवर्सली था, लेकिन यहां पर डायरेक्टली है, और कैटाइन के इनवर्सली। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम सेम पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं, एनाइन लेते हैं, तो उसका अक्रॉस द पीरियड क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कंपैरिजन है, इसलिए मैंने ये भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन की बात हो रही है। देखो, अब मैंने बोला है अक्रॉस द पीरियड हम क्या क्या फैक्टर्स लेते हैं? पहले क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपने करना है
इनको ना आयंस को ना तोड़ लेना कैसे कि चार्ज अपने अपनी जगह कर लेना, डिवाइड कर लेना। जैसे अगर इसको आप तोड़ोगे Na में प्लस आएगा, SO4 पे 2 माइनस आएगा, ठीक है। Mg पे +2 आएगा, SO4 पे -2 आएगा। सेम Al पे +3 आएगा, SO4 पे -2 आएगा, ठीक है। हमने चार्जेस डिवाइड कर लिए, ओके। अब यहां से हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां से इसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखो डाउन द ग्रुप सिंपल फंडा था, अक्रॉस द पीरियड सिर्फ एनालिसिस देख लो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं हम? पहली बात, चार्ज जो है आपका, देखो एनाइन का तो सेम है सब में, एनाइन का चार्ज सेम है सब में, लेकिन केटाइन का चार्ज वैरी कर रहा है। सबसे पहले हम ये फैक्टर देखते हैं कौन सा वाला वैरी कर रहा है, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं डालेगा ना इस पे, जो वैरी कर रहा है वही फर्क डालेगा, ओके। अब हम इसमें और क्या देख सकते हैं कि एनाइन सेम है तो हम एनाइन का कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, जस्ट बिकॉज केटाइन हमारा डिफरेंट है इसलिए हम केटाइन ही कंसिडर करेंगे, ओके। अब मुझे बताओ वहां से वहां तक केटाइन का जो साइज है, केटाइन का जो साइज है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है अक्रॉस द पीरियड साइज ऑफ केटाइन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सेम शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है ना, वी ऑल नो दिस थिंग, ओके। साइज डिक्रीज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। चार्ज जैसा कि हमें दिख सकता है कि इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ द आपका केटाइन, ओके। अब मुझे बताओ कि कोवेलेंट कैरेक्टर का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। ये जो दोनों चीजें हैं ये किसको फेवर कर रही हैं? ये दोनों चीजें हैं, देखो साइज डिक्रीज होना और इसका इंक्रीज होना, ये दोनों ही चीजें पोलराइजेशन और लैटिस एनर्जी दोनों को ही फेवर कर रही है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। जब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, मैंने एक रिलेशन बताया था कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है पता चल रहा है, क्योंकि जो केटाइन का साइज है और उसका चार्ज है, साइज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो जान बोल यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन यू गेट अ कंपैरिजन अक्रॉस द पीरियड। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। चलो अब मैं ये देखो, जहां भी मैं आपके पास मैंने आपकी सारी एनाइंस की, पॉलीएटॉमिक एनाइन था, अब मैं मोनोएटॉमिक की बात करूंगी। मैंने पीछे ऑलमोस्ट सारे मोनोएटॉमिक आयंस क्लियर कर दिए थे एक्सेप्ट फॉर फ्लोराइड्स। जहां फ्लोराइड्स आए समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। कैसे मैं बताती हूँ। देखो भाई, अगर तो हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे ना तो वही ट्रेंड है, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां भी एक फंडा लगता है, बस थोड़ा डिफरेंट है, आई विल बी टेलिंग यू, डोंट वरी। अब सेम एग्जांपल्स ले लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड, देखो याद रखना एल्यूमिनियम का जो फ्लोराइड होता है ना, एल्यूमिनियम का जो फ्लोराइड होता है वो आयनिक होता है, लेकिन एल्यूमिनियम की क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ये तीनों कोवेलेंट होते हैं। ये चीज याद रखना, ओके। आयनिक होता है इसलिए यहाँ कंपेरेबल भी है, अगर आयनिक ना होता तो यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे होते इसको, ठीक है। तो ओके, आई वाज टेलिंग अबाउट दी, इसका ट्रेंड देखते हैं। अब हमने क्या बोला, मैंने सिर्फ बोला है कि AlF3 इज आयनिक, रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर कोवेलेंट, कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड, ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर तोड़ते हैं इसको, ये तो सेम है, तो ये दिस विल नॉट प्ले एनी रोल,
basically. Okay. Okay. Across the period from sodium to aluminium क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है. एग्जैक्टली. के टाइम हमने तोड़ के देखा, हमें पता चला चार्ज इंक्रीज हो रहा है. साइज डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल. के टाइम का साइज भी डिक्रीज हो रहा है. अब ये दोनों ही चीजें फेवर करती हैं लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन को दोबारा से. लेकिन 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 मैंने आपको कहा था टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप्स पढ़ रहे थे तो हमने उसको ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी देखा था. ठीक है. वहां पर क्या हो रहा था कि लैटिस एनर्जी हमारी वैरी कर रही थी. लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही थी क्योंकि कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा था. समझ रहे हो? कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा था, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही थी. ओके. लेकिन यहाँ पर जो कंसिडरेबल फैक्टर है, देखो इनऑर्गेनिक में ना डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है. इवन दो यहाँ पर कैटाइन का साइज वेरी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कंसिडरेबल फैक्टर किसको लेते हैं? चार्ज को. क्यों? मैं बताती हूँ. लैटिस एनर्जी भी क्या है? 1/r प्लस r माइनस अपॉन में. ठीक है. इसकी वैल्यू इतनी छोटी होगी इनकी कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो फैक्टर हम कंसिडर करते हैं ना वो चार्ज का करते हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमने कहा चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज का लैटिस एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? चार्ज का लैटिस एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? लैटिस एनर्जी विल इंक्रीज क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जब मैंने कहा था वहां पर टॉप टू बॉटम वाले में कि हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी वहां क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी. क्यों? क्योंकि वहां लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही थी. लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फैक्टर इसका लेते हैं, इसके साइज को छोड़ के, बल्कि चार्ज का लेते हैं क्योंकि ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है इनके साइजेस में, तो हमने चार्ज का जब यहाँ कैरेक्टर लिया तो चार्ज के अकॉर्डिंग लैटिस एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई. तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. This is how you solve the questions of polyatomic anions across the period and down the group and monoatomic anions across the period and down the group. I think I'm clear to you with this point. Okay. ये चीजें हैं वैसे कि आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो पढ़ते पढ़ते, लेकिन बाई चांस आपके पास टाइम कम है और आप इतना नहीं कर सकते, डोंट वरी अबाउट. So this was all about the thermal stability of first and second A group, that is S block. तो आप ये समझिए आपके S block की thermal stability सारी कवर अप हो चुकी है. टेंशन की कोई बात नहीं है. क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चंस कीजिए. आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, मेरा दावा है कि आएंगे. और ना आए तो डाउट्स के लिए तो मैं हूं ना. मैं आई विल बी शेयरिंग माई ईमेल इन द इन्फो. आई विल बी शेयरिंग द लिंक. आप मेरे ईमेल में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगी. एंड एनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक और इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाली हूँ, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि अगेन एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके. सो इस वीडियो को तो करना ही करना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को देखना भी मत भूलना. आप कहेंगे कि मैम जो बताया था वो आ गया, ऐसा कैसे? यही तो ट्रिक्स होती है, इसे जादू कहते हैं, मिरेकल. सो बने रहिए मेरे साथ क्रैक इट पे, एंड आई विल बी बैक विद सम मोर ट्रिक्स. थैंक यू.